हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके आरओ एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चली होगी। हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपकी यूपी स्पेशल और साथ में राष्ट्रीय संकलन के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। जहाँ हमको लगेगा कि हाँ, हमको इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहिए और चीज़ों एक्सप्लोर करनी चाहिए, जाननी चाहिए हमको, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके आरओ या आरओ के एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना ज्यादा, लगभग अगर हम कम से कम बात करें तो 25, अधिक से अधिक बात करें तो 30 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आप इसको मिस आउट तो नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम आपका अर्जुना सीरीज लेके चल रहे हैं, अर्जुना सीरीज जिसके तहत हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के इतिहास को, ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन जो आपको पसंद आएगा। यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? कौन सा देश है? तो है आपका डेनमार्क, है ना, डेनमार्क है। 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर बात करें तो कौन है? तो स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। उसके बाद तीसरे पे नॉर्वे है, नॉर्वे। उसके बाद है आपका फिनलैंड, है ना, फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक, अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी जो है आपकी क्या है? तो ओस्लो है, ओस्लो। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए, और जब इसके बारे में कुछ और जानते हैं फैक्ट इसके बारे में, समृद्धि सूचकांक के बारे में। तो अगर पूछे एग्जाम में कि सबसे समृद्ध क्षेत्र इस रिपोर्ट के तहत किसे माना गया है, तो माना गया आपके वेस्टर्न यूरोप को। किसको? वेस्टर्न यूरोप को सबसे समृद्ध जो है क्षेत्र माना गया है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इसमें? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इंडिया का रैंकिंग। तो इंडिया की जो रैंकिंग रही है आपकी कितना रही है? तो 103 रही है आपकी इंडिया की रैंकिंग। और लास्ट जो रैंकिंग रही है किस देश की, वो है आपका साउथ सूडान, है ना। साउथ सूडान की जो रैंकिंग जो है इसमें बहुत ही मतलब लास्ट नंबर पर रहा है, बहुत ही क्या, बहुत ही लास्ट नंबर पर आया था, लास्ट नंबर पे। ठीक है ना, तो लेगाटम समृद्धि पुरस्कार टॉप पे रहा आपका डेनमार्क, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के अंतर्गत भी आते हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है आपकी? नॉर्वे की राजधानी आपकी है ओस्लो। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलेंसिकी। मैं इन दोनों की राजधानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि इस साल भी पूछ ले, है ना। इंडिया की रैंकिंग कितना रही है? तो इंडिया की रैंकिंग जो रही है आपकी 103 रही है। और लास्ट जो देश है आपका क्या, कौन सा रहा है? तो वो रहा है आपका साउथ सूडान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में इसरो ने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो प्रक्षेपित किया है कितने? 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। कितने? 3 उपग्रहों को। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए, अगर हम बात करें इसरो की, इसरो का स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में, 1967 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर, है ना। कहाँ पे है? बेंगलोर। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा इसरो के बारे में, इतना तो मोर देन एनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्काई यूटीएम क्या है। स्काई यूटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हाईलाइटेड न्यूज रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्काई यूटीएम क्या? पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। यूटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाँ, अननेम्ड ट्रैफिक मैनेज, अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इसका क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका किसका? यूटीएम का। क्या है ये? तो ये क्या है आपका? तो मानव रहित हवाई यातायात, है ना। क्या है? मानव रहित हवाई यातायात है आपका इसका यूटीएम। अगर एग्जाम में पूछे इसका यूटीएम क्या है, तो मानव रहित हवाई यातायात है। उसके बाद अगर यूटीएम को फुल फॉर्म पूछ ले तो अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो जो बन गया आपका है केरला हाई कोर्ट। यानी वहां की जो क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो मलयालम है, मलयालम। उसमें जो है जो हाई कोर्ट के निर्णय रहेंगे उसमें प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ना क्लियर है। अगर हम बात करें फर्स्ट फर्स्ट आपके जस्टिस क्लॉक के बारे में, कहाँ पे लगाया गया है जस्टिस क्लॉक? फर्स्ट जस्टिस क्लॉक तो आपका है कहाँ पे? गुजरात हाई कोर्ट में। कहाँ पे है? गुजरात हाई कोर्ट में। उसके बाद यूट्यूब पर सुनवाई कर, लाइव सुनवाई जो होगी हाई कोर्ट की, लाइव यूट्यूब पे किस स्टेट ने शुरू किया है? तो है आपका गुजरात हाई कोर्ट। ये भी है यूट्यूब पर, यानी YT पर जो है लाइव स्ट्रीम करेगा। उसके बाद फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो फर्स्ट
एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। हाँ, फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो हो गया आपका केरला। कौन सा है, तो हो गया आपका केरला। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। हो सकता है अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कुछ हम छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे हम इसको कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए ना एक समिति गठित की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे उसको स्टेट वाइज जहाँ की जैसी भाषा होगी उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उस लैंग्वेज जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो समिति जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है, तो न्यायमूर्ति अभय अभय ओका है। न्यायमूर्ति अभय ओका इनका नाम है पूरा। अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपको जो पता होना चाहिए, क्योंकि काफी न्यूज में है ना, ये समितियां जो रहती हैं वो हाईलाइटेड रहती हैं, तो काफी, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं अगर रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, क्षेत्रीय भाषा में अपना जो निर्णय प्रकाशित करे कौन सा न्यायालय, तो है आपका केरला हाईकोर्ट। फर्स्ट जस्टिस क्लॉक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो गुजरात हाईकोर्ट में। उसके बाद यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाला सुनवाई को कौन सा हाईकोर्ट है, तो आपका है गुजरात हाईकोर्ट। फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट कौन है, वह है आपका केरला। फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट कौन है, वह है आपका केरला हाईकोर्ट। ठीक है, कौन है, केरला हाईकोर्ट। इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो है आपका 42 नंबर। टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है आपका, फर्स्ट अगर बात करें तो यूएसए रहा है, यूएसए। उसके बाद आपका रहा है यूके, उसके बाद आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्या ही भरोसा क्रोनोलॉजी में पूछ दे। फर्स्ट पे यूएसए आपका, सेकंड पे आपका यूके आता है, उसके बाद थर्ड पे है आपका फ्रांस। ठीक है, इतना क्लियर है। इंडिया की रैंकिंग है 42। लास्ट जो देश रहा है कौन सा रहा है, लास्ट देश जो है आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका कंट्रीज है। ठीक है, मराकाइबो यहाँ पे ऑयल फील्ड पाए जाते हैं ना, मराकाइबो पोर्ट भी यहाँ पे, कहाँ पे, वेनेजुएला में। अगर हम बात करें कौन बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जारी करता है आपका यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट कौन सा राज्य को जगह मिला, यानी किस देश को जगह मिला है पहला, तो है आपका यूएसए, उसके बाद आपका यूके, उसके बाद फ्रांस। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग आपका 42। ठीक है, 42। देखिए हम कितने अच्छे से चीजों को कवर कर रहे हैं। जहां हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा और यहाँ पे डिफरेंट में जाना चाहिए, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के 42 बोल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम सोच रहे हैं आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का डायमेंशन कहीं से एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपको इंडिया का रैंकिंग ना पूछ के टॉप रैंकिंग पूछ दे, यूएसए अगर क्रोनोलॉजी में बैठाएगा पूछ दे, यूएसए यूके फ्रांस, फिर फ्रांस यूके यूएसए ऐसे करके पूछ दे, तो भी आपको पता होना चाहिए ना। तो इस तरह से कवर करेंगे तो सारी चीजें जो है आपको क्लियर रहेंगी, आप एग्जाम में एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम भंडार खोजा गया है, खोजा गया आपको कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब लिथियम का उपयोग कहाँ पे होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका कोई रॉकेट है उसमें थिन प्लास्टिक का यूज किया जाता है, तो लिथियम काफी हल्का होता है, तो उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के चिप्स में जो आपका लिथियम का जो है प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिथियम ट्रायंगल देश आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन से हैं जो लिथियम ट्रायंगल देश के तहत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को कहाँ मंजूरी दी है, तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो स्थापित किया जाएगा आपके कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। एक है आपका गांव क्या, लमहटा गांव, लमहटा गांव है, लमहटा विलेज है। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर, है ना, नर्मदा रिवर के तट पर है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका पहला भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना की जा रही है एमपी में। ठीक है, इतना क्लियर ना, इतना ध्यान रखिएगा, आप भूलना नहीं है चीजों को, बार बार रिपीट करिए तो आपको चीजें याद रह जाएंगी ना। आपको रिपीट तो करना पड़ेगा, बिना रिपीट के तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी जलीय कृषि हेतु कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तो शुरू किए गए आपके 3। कितने, तो 3 शुरू किए गए। कौन कौन से हैं वो आपको जानना जरूरी है। पहला क्या है, पहला कौन सा है, पहला सफेद झींगा आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम।
सफेद झींगा, सफेद झींगा आनुवांशिक आनुवंशिक सुधार सुधार कार्यक्रम। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मछली रोग पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, मछली रोग नियंत्रण, इतना याद रखिएगा, मछली रोग नियंत्रण। उसके बाद थर्ड पे है जलीय कृषि बीमा उत्पाद, है ना, जलीय कृषि बीमा बीमा उत्पाद। इतना क्लियर है? चलिए, अगर आपको भी पता है कि पशुपालन कृषि किस किस क्षेत्र के तहत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आते हैं। किसके तहत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, जो 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछिए तो आपको पता होना चाहिए। पहला आपका सफेद झींगा आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम, सेकंड है आपका मछली रोग पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, तीसरा क्या है आपका जलीय कृषि बीमा उत्पाद कार्यक्रम। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में कब किया गया था? तो किया गया था आपके 10 से लेके 12 फरवरी 2023। ठीक है, 2023। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्या, यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अपना पेटीएम यानी पेमेंट बैंक होता क्या है, हम उसको जान लेते हैं। ये यहाँ से जो है आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा अच्छे से। पहले जान लेते हैं फर्स्ट पेटीएम बैंक कौन रहा है। फर्स्ट पेटीएम बैंक कौन रहा है? तो आपका एयरटेल रहा है। ठीक, पेटीएम बैंक होते क्या है? पेटीएम बैंक होते क्या है? देखिए, पेटीएम बैंक होने के लिए इनके पास कंडीशन कुछ है कि ये पहले तो ये क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। क्या? क्रेडिट कार्ड जो है इशू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे पेटीएम बैंक तो लोन ही नहीं देते ना, पेटीएम बैंक लोन नहीं देते, किसी को लोन नहीं देंगे। जब लोन ही नहीं देंगे तो क्रेडिट कार्ड जारी कहां से करेंगे? क्रेडिट कार्ड तो एक तरह से आपका लोन ही हो जाता है ना। ये आपका डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इनको जारी करने में कोई इशू नहीं है। डेबिट कार्ड जारी करेंगे, मैक्सिमम जो है पैसा अपने पास रखेंगे कितना? 2 लाख, है ना, 2 लाख जो है डिपॉजिट के रूप में जो है अपने पास रखेंगे, सिर्फ 2 लाख तक। उसके आगे अगर रखना होगा तो आरबीआई की अनुमति लेनी होती है। इतना क्लियर है ना? मैं आगे रिपीट कर रहा हूं किसको? पेमेंट बैंक को। पेमेंट बैंक होता क्या है, आप यहां से क्लियर कर लीजिए चीजों को, है ना। पेटीएम बैंक क्या होता है आप उसको क्लियर करिए। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये मैक्सिमम जो है डिपॉजिट कितना ले सकते हैं? तो 2 लाख, कितने? 2 लाख रुपए ले सकते हैं। उसके बाद ये है जो आप डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए जो पेमेंट बैंक होते हैं आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है लोन तो देते ही नहीं ना, लोन नहीं देते ना, लोन नहीं देते। जब लोन ही नहीं देंगे तो क्रेडिट कार्ड कहाँ जारी करेंगे? लोन नहीं देंगे तो क्रेडिट कार्ड कहाँ जारी करेंगे? क्रेडिट कार्ड जो हो गया एक तरह से लोन ही तो बैंक होता ना, जो आपको देता है। ठीक है ना, क्लियर ना? लार्जेस्ट पेटीएम बैंक कौन रहा है इंडिया में? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रहा है ना। अगर लार्जेस्ट पेटीएम बैंक की बात करें हम, लार्जेस्ट पेटीएम बैंक कौन रहा है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में एनएसओ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय के आकलन किया है, जीडीपी का आकलन किया गया। तो एनएसओ के द्वारा यानी जितना अनुमान लगाया गया कि भारतीय जीडीपी कितनी आकलित की गई है, तो है आपकी 7%। ठीक है, कितनी? 7%। आरबीआई द्वारा कितना? आरबीआई द्वारा कितना किया गया है? तो आरबीआई द्वारा किया गया आपका 6.5%। उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा कितना अनुमानित किया गया है? तो 6.3%। उसके बाद आईएमएफ द्वारा कितना जारी किया गया है? तो आईएमएफ द्वारा जो है अनुमान लगाया गया है कितना? 6.1%। इतना क्लियर है? आगे रिपीट कर रहा हूं, इनको आगे रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के अनुसार भारतीय जीडीपी कितनी रहेगी अनुमानित है जो? तो 7%। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमान कितना लगाया गया है छमाही में? तो होगा आपका कितना? 6.3%। यहाँ पे है 6.5% ना, आरबीआई एनएसओ द्वारा 7% है। ठीक है, आईएमएफ द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है? तो 6.1% लगाया गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय जीडीपी आईएमएफ के अनुसार कितने % रहने का अनुमान है।
तो आपको पता होना चाहिए IMF 6.1%, वर्ल्ड बैंक 6.3%, RBI 6.5%, NSO जो है आपका 7%, ठीक है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। इतना से जो है आपका काम आराम से चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 से 24 बजट में कुल मतलब बजट कितना भारत को प्रोवाइड कराया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो आपका 45.03 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए आपका बजट का आकार रहा है टोटल, जिसमें से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, किस योजनाओं में कितना पैसा लगाया जाएगा, उसके तहत जो है आप कह सकते हैं इनका आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, तो कहाँ किया गया है, तो किया गया आपके जयपुर में। कहाँ पे किया गया, तो किया गया आपके जयपुर में, है ना। यहीं पे जो है आपका राष्ट्रीय यानी संविधान पार्क की स्थापना भी की गई है आपके। इसके द्वारा उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया आपको द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, सॉरी आवाज फंस रही ना थोड़ा सा, हाँ, प्रेसिडेंट द्वारा यहाँ पे जो है क्या किया गया है, तो प्रेसिडेंट द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बने आपको शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, चुप्पू। यह आपको निर्विरोध इनको चुना गया है, क्योंकि इनके खिलाफ जो है अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो निर्विरोध यहाँ चुने गए हैं। कहाँ के हैं, तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ग्लोबल समिट में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में आया है, तो जो आपका निवेश क्षेत्र आया है कितना, कहाँ पे आया है, तो आपका आया है 45% आपका पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद आपका अगर जिला पूछ दे कि सबसे अधिक किस जिले में जो है आपका आया हुआ है, तो आया हुआ है आपका कहाँ पे, लखनऊ में निवेश आया है, लखनऊ में। तो कहाँ पे, लखनऊ में इसका निवेश आया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें और सेकेंड पोजीशन में किसका आता है, तो पूर्वांचल आपका हो गया वाराणसी क्षेत्र, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जाहिर सी बात है संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी आया हुआ है और इन्वेस्ट किया गया है, यानी पैसा विदेशों से आया इतना, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना आया है, तो यहाँ पे 29%, है ना, 29% जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इसको इतना क्लियर रखिएगा। टोटल निवेश कितना आया है, तो आया यूपी में, अगर जो ग्लोबल समिट हुई थी ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, टोटल आपका आया था यहाँ पे कितना 30.5 लाख करोड़। बात कही गई है कि यहाँ पे जो 33.5 CR लाख करोड़ रुपए जो है आया हुआ इन्वेस्ट यूपी में करने के लिए। फिर यहाँ पे डिवाइड किया गया 45% पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वांचल में 29%, और सबसे अधिक जिला पूछ दे तो जिला में लखनऊ को जो है आपको सबसे अधिक क्या मिला है, तो सबसे अधिक परसेंटेज में निवेश करने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो किया गया था आपके कहाँ पे, तो दुबई में। दुबई की कैपिटल कहाँ है, दुबई की कैपिटल आपका अबू धाबी, कैपिटल आपका है अबू धाबी इसकी कैपिटल है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसकी थीम क्या रही है, थीम रही है आपकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, है ना, सॉरी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में किस भारतीय को विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको परमेश्वर अय्यर जो रहे हैं, पहले नीति आयोग के CEO भी रहे हैं, ठीक है। इतना उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको की गई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में की गई थी, ठीक है। इतना क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, किसकी, विश्व वर्ल्ड बैंक की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में ना, कहाँ पे, वाशिंगटन DC में जो है किसका हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट तो वैसे कई जारी करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, आप उसको जानते रहिए। क्या नाम है उसका, पहला नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होगा ना, अगर एग्जाम में कथन में पूछ दे तो कंफ्यूजन इसलिए होगा, आपको फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल है तो आपका होगा क्या? आईएमएफ, है ना, आईएमएफ। लेकिन गलत है, गलत है। वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन सा? 2 रिपोर्ट जारी करता है, मैंने आपको बताया अभी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चीजें आपको याद रहे। ठीक है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो किया गया आपके अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में ना, अहमदाबाद में किया गया है, अहमदाबाद में। फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे, फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आसाम में की गई है। कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, इतना क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया? तो किया गया आपके मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया है? तो मुंबई में किया गया है। 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आर बानी गैब्रियल है। इसके पहले हरनाथ सिंह संधू थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है ये? तो रहने वाली आपके यूएसए के ये। ठीक है, भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो किया गया आपका कटक में। कहाँ पे? कटक में किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला, मनीला फिलीपींस, है ना, फिलीपींस। यहाँ पे फिलीपींस तो है किसका? एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय क्या है? मुख्यालय आपका फिलीपींस में, मनीला में। यहीं पे जो है आपका अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मनीला में, फिलीपींस में। और इसके यहाँ पे एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? मुख्यालय भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किया गया आपको फिजी में। कहाँ पे किया गया है? तो फिजी में किया गया है। फिजी की कैपिटल कहाँ पे है? फिजी की कैपिटल है सुआ, है ना, सुआ, सुआ इसकी कैपिटल है। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी डे की तो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, 14 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय यानी वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 10 जनवरी को, है ना, 10 जनवरी को। अगर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर रिपीट कर रहा हूं, तो चीजें याद रहें, कुछ छोड़ना नहीं हमको, सब कुछ अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय हिंदी डे की बात करें तो 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे। ठीक, अगर इंटरनेशनल हिंदी डे की बात करें तो मनाया जाता है आपके कब? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी आपके सुगा। कहाँ पे है? तो सुगा। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आहार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो किया गया आपके न्यू दिल्ली में ना। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो क्या ही करेंगे ना, तो उसको ध्यान रखेगा। और जब खाद्य की बात आती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपको 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका रोम में, यानी इटली, रोम, ITALY। ठीक है, इटली में। इतना क्लियर है ना? ठीक, FAO की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में है। इतना क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे मैक्रोनी पुरस्कार दिया गया है? तो मैक्रोनी पुरस्कार एक सॉफ्टवेयर आपके इंजीनियर हैं, यूएसए में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उनका नाम क्या है? तो हरिबाल कृष्णन है। उनको जो है मैक्रोनी पुरस्कार क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। तो कालिंजर महोत्सव आपके यूपी आरओ का पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कालिंजर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बांदा में किया जाता है। कहाँ पे? बांदा में किया जाता है। तो अगर यहाँ पे है यूपी, ठीक है, यूपी, कालिंजर महोत्सव यूपी मनाया जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बांदा में मनाया जाता है ना, बांदा जो डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी का, वहां मनाया जाता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जीता है आपके इंडिया ने। किसने? इंडिया में जीता है। कहाँ पे किया गया? ईरान में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें यूपी ने ना कबड्डी को गोद ले रखा, यानी स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? तो आपका यूपी गवर्नमेंट करेगी। किसको? कबड्डी को, है ना, प्रमोट किया जा रहा है कबड्डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डेजर्ट फ्लैग
एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया आपका यूएई में। कहाँ पे? यूएई में किया गया है। दस्तलिक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़। किसके बीच? इंडिया और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में जो है किसका आयोजन किया गया है? तो दस्तलिक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति कब लागू की गई? लागू की गई आपके 2 फरवरी 2023 को। कब? 2 फरवरी 2023 को। ठीक है, ये थे आज के हमारे 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ हम वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे सीरीज के थ्रू जो आपके एग्जाम में आपके हेल्प करे, क्योंकि उस तरह करंट अफेयर तो बहुत अधिक हो जाता है पढ़ने के लिए। कितना आप पढ़ेंगे ना, कितना नोट्स आप बनाएंगे। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करेंगे हम जहाँ पे लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट है, या प्रीवियस ईयर आधार को जो हम बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आधार बनाएंगे। उसके तहत देखेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई हुए हैं, कैसे एग्जाम में पुटअप हुआ है क्वेश्चन, उसके आधार पर जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर था। 29 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है वहां से भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।